हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के भाग और संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनको कैसे इजीली हम याद कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये एज ए फैक्ट पूछा जा सकता है, और मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इसका वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं संविधान के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो देखिए दोस्तों, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, वैसे तो आपको पता ही है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और इसके अलावा 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन अभी वर्तमान में संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना तो है ही, साथ में भाग 25 हो गए और अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई हैं, क्योंकि 4 अनुसूचियाँ उसके बाद ऐड हुई। लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपका आर्टिकल 1 ही है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत के बारे में बताता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। और यहाँ पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि फेडरेशन शब्द का। ये यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए कहा गया है, इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। पहला मीनिंग तो ये कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरी बात ये निकल के आती है कि किसी भी राज्य को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 1 में कही गई बात। अनुच्छेद 3 है, उसमें नए राज्यों का गठन कैसे हो, नए राज्यों का नाम बदला जा सकता है, उनकी सीमांकन बाउंड्री, उनका एरिया कम ज़्यादा किया जा सकता है सुविधानुसार, तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है। एक आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 बताता है कि अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस कानून को रद्द कर सकती है या उस कानून को कम कर सकती है। जहाँ तक वह वैध है केवल उस हिस्से को रख सकती है, बाकी हिस्से को कैंसिल कर सकती है। बात करें इसमें आर्टिकल 14 to 18 तो आपको पता ही होंगे। राइट टू इक्वलिटी, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात आ जाती है। तो उसमें 14 क्या बताता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, बहुत अधिक धनवान है, बहुत अधिक गरीब है, तो सभी कानून के समक्ष समान है। 15 में लिंग, मूल वंश, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बात करता है कि नौकरी के संदर्भ में सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। वो अलग बात है कि 16 में उसके बाद एक फोर्स में जुड़ गया पार्ट 16 सब 4 करके, जिसमें आरक्षण की सुविधा दी गई। लेकिन दोस्तों, आरक्षण संविधान में समानता के अधिकार का हनन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई आर्टिकल 15 में और 16 में, उसने पैरा 4 को जोड़ा, तो उसने कहा ये अफर्मेटिव एक्शन के तहत लिया गया है। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति स्वस्थ है, इसकी जो फिज़िकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, वो एकदम परफेक्ट है। ये व्यक्ति पैर से चलने में असमर्थ है, विकलांग है, फिजिकली डिसेबल्ड है। तो अगर इन दोनों व्यक्ति को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है,
उसमें 100 मीटर रनिंग है, तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे? क्या इस व्यक्ति को, जो विकलांग है और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, दोनों को एक ही पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से दौड़ाने के लिए आप कहेंगे? ये समानता का अधिकार जो है यहाँ पर एक तरह से देखें तो वायलेट हो रहा है, क्योंकि कहने में आपने दोनों को समान रखा, लेकिन अगर आप देखें तो इस व्यक्ति को इस व्यक्ति की अपेक्षा कुछ एक्स्ट्रा सुविधाओं की ज़रूरत है। इस व्यक्ति को थोड़ा बेहतर पहले से ही चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति इससे पहले ही कुछ चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, तो इस व्यक्ति को पहले हमें इसके लेवल में लाना होगा और उसके बाद इनके दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू करानी होगी। अदरवाइज ये प्रतिस्पर्धा समान और न्यायोचित नहीं समझी जाएगी। तो इसलिए या तो इसके लिए हम क्या करें कि इसके लिए कुछ डिस्टेंस कम कर दें कि इसको यहीं पर विनिंग मान लिया जाएगा, इसके लिए विनिंग पॉइंट वहाँ है, या फिर क्या करें, इसको थोड़ा पहले दौड़ा दें। तो कोई भी रूल रेगुलेशन इस तरह से बनाया जाए जिससे कि इसके साथ भी न्याय किया जा सके और दोनों प्रतिस्पर्धा में समान रूप से भाग ले सकें और एक समान प्लेटफॉर्म पे दोनों हों जहाँ से इनकी शुरुआत हो। क्योंकि ऐसा ना हो ये व्यक्ति पहले से ही उससे पिछड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पिछड़ा ही रहेगा अगर आप उनको ओनली विधि के समक्ष समता लेकर चलेंगे और उसको अलग से कुछ सुविधा नहीं देंगे। उसी को हमने रिजर्वेशन का नाम दिया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि अफर्मेटिव एक्शन है निम्न जाति के लोगों को बराबर लाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 14, 15, 16, 17 में आपको पता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे अगर उसको कोई भी अवार्ड मिला है, जैसे पद्म अवार्ड भी किसको मिला हुआ है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, तो वो नाम के साथ नहीं लगा सकता। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। जब मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला हुआ था, जब मेनका गांधी जी का लाइसेंस जब्त कर लिया गया था, तो मेनका गांधी जी चली गई सुप्रीम कोर्ट की हनन है मेरे निजता के अधिकार का। तो उसके बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस आर्टिकल को काफ़ी एक्सपेंड किया। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 है उसका विस्तृत रूप है काफ़ी, उसमें बहुत सारे अधिकार 1978 में सर्वोच्च न्यायालय लेके आया, जिसमें मुख्य रूप से इसको बोल देते हैं राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इसके अलावा इसमें निजता का अधिकार, यहाँ तक कि राइट टू स्लीप भी है, सोने का अधिकार, अपनी मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, ये सब अधिकार इसमें शामिल है। इसी में जोड़ा गया 21A शिक्षा का अधिकार। अगर बात करें इसके बाद काफ़ी हैं वैसे तो, 25 to 28 आपको पता ही है धार्मिक स्वतंत्रता के हैं। 32 में देख लेता हूँ। 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का आपके हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके बाद हम DPSC में चले जाते हैं तो आर्टिकल 38 बोलता है कि प्रत्येक राज्य का ये दायित्व होगा कि वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। आपको पता है लेकिन कि DPSP और मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, इनके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। 40 पंचायतों के गठन की बात, गांधीवादी जो समाजवाद है उसकी बात करें। 44 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आए दिन सर्वोच्च न्यायालय, जो सांप्रदायिक दंगे आजकल होते रहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय संसद से गुहार लगाता रहा है कि संसद इस बारे में कोई कानून बनाए, और अब समय आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विचार किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक समान नागरिक संहिता। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो कुछ नियम सिविल मामलों में हो या अन्य मामलों में हो, उन्हें सभी धर्मों के लिए एक रूप बना दिया जाए। जैसे कि विवाह करने के जो तौर तरीके हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए अलग हैं, जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं उनके लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। तो तलाक लेने के अगर देखें तरीके भी अलग हैं। शादी को हिंदू धर्म में एक संस्कार समझा जाता है, जो 16 संस्कार हैं उसमें से एक संस्कार समझा जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में मैरिज इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैरिज को क्या समझा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। कभी हम हिंदू लॉ पे या फिर शरीयत एक्ट पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे डिस्कस करेंगे।
तो देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है उसमें। तो यूसीसी की बात आती है इसमें 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हो। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। इसके अलावा अगर बात करें 51 में विश्व शांति की बात की गई। एक आर्टिकल 72 काफ़ी इम्पोर्टेंट था है हमारा, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है, पावर टू पार्डन। जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट जी की, आपको पता है कि फांसी की सज़ा भी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति की माफ़ कर सकता है, या किसी भी सज़ा को वो कम कर सकता है, या उसको पेंडिंग अर्थात डिले कर सकता है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने मन से कार्य नहीं करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, अतः उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगी जिससे वो सलाह लेगा। जैसे हाल ही में अभी भी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तो उसमें मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सेम पावर 161 में राज्यपाल के पास है, ये गवर्नर के पास पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है। 163 में राज्यपाल की एक परिषद होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एक 239 हमारे पास ए ये आर्टिकल है, इसमें दिल्ली के लिए जो विशेष प्रावधान हैं वो इसमें दिए गए हैं। 249 में संसद कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 279 ए में क्या है, जो जीएसटी कराया था तो जीएसटी काउंसिल की बात इसमें की गई है, जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। इसके अलावा 280 में फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग। 312 में यूपीएससी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। 312 स्टेट पीएससी, 315 में स्टेट पीएससी। इसके अलावा बात करूं मैं 324 में इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पता ही है, आपको 300A भी पता होगा। 300A काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आर्टिकल 31 था मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, उसको संपत्ति के अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया और संसद ने कानून पारित करके उसको 300A में शामिल कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार है। थ्री 352 हमारे पास जो युद्ध की स्थिति है उसमें आपातकाल लगाता है। 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। 360 वित्तीय आपातकाल। 365 किसी राज्य से संबंधित है, अगर कोई राज्य केंद्र के नियमों को अनुपालन करने में असमर्थ पाया जाता है तो वहाँ पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 368 संविधान संशोधन की बात है। तो इस तरह से 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान थे आपको पता है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य अनुच्छेद हैं, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य अनुच्छेदों का मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब संविधान की अनुसूचियाँ देख लेते हैं। संविधान की आपको पता है 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन संविधान की अनुसूचियों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, उससे आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, देखिए ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर पहली अनुसूची की मैं बात करूँगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। देखिए आपने 12 लेटर्स हैं हमारे पास।
पहली अनुसूची टेरिटरी के बारे में बताती है, अर्थात संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची ई मतलब एमुलमेंट्स, अर्थात सरकार के विभिन्न पदाधिकारी जो हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, संसद के सदस्य हैं, महालेखा परीक्षक हैं, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन सबके वेतन भत्ते। तीसरी ए मतलब अफर्मेशन, ओथ, शपथ, जैसे अभी अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, अभी जो सरकार बनी थी। चौथी अनुसूची आर मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। पांचवी अनुसूची एस, एस का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, अर्थात अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र। यहाँ पर छठी अनुसूची ओ मतलब अदर शेड्यूल कास्ट। अदर शेड्यूल कास्ट का मतलब इसमें 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। 7वीं अनुसूची एफ फेडरल स्ट्रक्चर है जो सरकार का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको पता है अभी संघ सूची में 98 विषय हैं हमारे, राज्य सूची में 59 है, समवर्ती सूची में 52 है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ संघीय रूप। 8वीं में ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषाएं। आपको पता है मूल रूप से 14 थी, अभी 22 है। 9 में एल मतलब लैंड रिफॉर्म्स, अर्थात जमींदारी उन्मूलन। व भूमि सुधार संबंधी। दरअसल ये जो अनुसूची थी इसमें जो संबंधित विषय थे उन पर पहले न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। मौलिक अधिकारों के हनन से रोकने के लिए इसको लाया गया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती केस 1973 के बाद से जो विषय इसमें लाए जाएंगे उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। हमारा 10वीं अनुसूची डी मतलब डिफेमेशन, अर्थात दल बदल विरोधी कानून जो है आया राम गया। जैसे महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हुआ था उसमें ये हुआ था, ये 52वें संशोधन 1985 के तहत लाया गया था कि ऐसा ना हो सरकार बनी, सरकार में आप मंत्री बने और सरकार में मंत्री बनने के बाद आपका मन बदल गया, आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इधर बहुमत सरकार ने आपकी वजह से खो दिया, सरकार का पतन हो गया। ऐसा ना हो, बार बार इसका मिसयूज ना हो, तो ये कानून लाया गया। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची पी मतलब पंचायतों का गठन हुआ और 12वीं अनुसूची एम मतलब म्यूनिसिपैलिटी अर्थात नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ कह लीजिए, नगर निगम कह लीजिए, परिषद कह लीजिए, ये 73 अमेंडमेंट और ये 74th अमेंडमेंट 1992 में लाए गए। तो आप समझ गए होंगे संविधान की 12 अनुसूची। थोड़ा आपको पहले किसी स्टडी मटेरियल से, किसी रेफरेंस बुक से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपको इतना तो पता चल जाएगा कि छठी अनुसूची में अदर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ अदर जो रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, उनके लिए प्रावधान है, लेकिन वो कौन से हैं वो आपको याद ही करना पड़ेगा, असम, त्रिपुरा। तो इस तरह से आपको पहले याद करना है, उसके बाद आप इस तरह से कोई ट्रिकी अपना कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे रिकॉल करने में आसानी हो।
ऐसे ही हम संविधान के 22 भागों को देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, संविधान के 22 भाग हैं। वैसे 25 हो गए, मैं बताऊंगा आपको 25 कैसे, मूल रूप से 22 ही हैं, उसमें जोड़ दिए गए। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान देना। सनम नमस्ते, सनम नमस्ते, रस पीना शाम को। देखिए शाम को मैंने इंग्लिश में लिखा है तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। बोलते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो कॉमन सेंस भी ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करनी है, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। सनम नमस्ते, रस पीना शाम को, सब व्यसन बुरा, सब व्यसन बुरा, आपस में हंस रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं। अब देखिए, सनम नमस्ते, रस पीना शाम को, सब व्यसन बुरा, आपस में हंस रहे हैं। यानी व्यसन बुरा होता है, आपने सुना होगा, लेकिन उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप ऐसे ही कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए पहले भाग को बताएगा, ये दूसरे भाग को, थर्ड, फोर्थ, 4 के बाद 4A है। ऐसा नहीं आप कंटिन्यू लिखते जाएंगे, आपको पहले से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि आप पहले इसे अच्छे से किसी बुक से या किसी स्टडी मटेरियल से अच्छे से पढ़िए, वहाँ से याद कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से ओनली रिकॉल कर सकते हैं। आप इनिशियली ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे। 4A, ये यहाँ पर 5, 6, 7 है नहीं, संविधान में भाग 7 को, आर्टिकल 238 को निरस्त कर दिया गया है। 8, 9, 9 के बाद 9A, 9B, 10 ये साइलेंट है, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद 14A है, इसको मैं लिख लेता हूँ ऊपर, 15, 16, 17, ये देखिए 18, 19, 20, 21, 22, H यहाँ पर भी साइलेंट है। देखिए 22 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो संविधान में भाग 25 है, मूल रूप से 22 ही है। अब देखिए 25 कैसे हो गए, 9 के साथ 9A और 9B भी जोड़ा गया है, और 14 में 14A भी जोड़ा गया है, तो ये 3 हमारे पास एडिशनल है, तो टोटल 25 हो जाते हैं, मूल रूप से 22 ही है। अगर आपको ऐसे काउंट करना है तो आप 25 उसको लिख सकते हैं। देखिए संविधान का जो पहला भाग है, मतलब संघ की बात करता है, संघ व राज्य क्षेत्र, जैसे पहली अनुसूची बात करती है। दूसरा भाग न से मतलब नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तीसरा भाग मौलिक अधिकारों की बात करता है, आप ध्यान देना। चौथा भाग इस न से क्या बनेगा, नीति निदेशक तत्व, DPSP। फोर ए में से मौलिक कर्तव्य है इसमें। फाइव में से मतलब संघ सरकार की बात है, केंद्र सरकार की बात है, संघ की कार्यपालिका की बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संघ सरकार।
जिसमें आपका राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, उनसे संबंधित। छठे भाग में राज्य सरकार की बात है, आपके राज्यपाल, उपराज्यपाल, इसके अलावा उपराज्यपाल तो नहीं कहेंगे, सॉरी, उपराज्यपाल तो अगर देखें केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र नियुक्त करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे दिल्ली में है, लेकिन राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इसके अलावा वहाँ के विधानसभा के जो सदस्य हो गए, उस तरह से। 7 है नहीं, 8 में क्या आ जाएगा, से संघ वश का क्षेत्र। ये संघ वश का क्षेत्र है, ध्यान देना, यहाँ पे संघ व राज्य क्षेत्र की बात है। भाग 9 में पैसे पंचायत, पंचायतों के गठन की बात की गई है। 9A में न मतलब नगर पालिका, पालिकाओं की बात की गई है। 9B में मतलब सहकारी समिति की बात की गई है। 10 में ए मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र। 11 की बात करें, इससे से संघ और राज्य के बीच में संबंध, संघ राज्य संबंध। 12 में वैसे वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में, संविधाओं के बारे में, अर्थात इसकी मैं बात करूं, इसको चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, वित्त संविदाएं। 13 में अगर हम बात करें तो इस वजह से बनेगा व्यापार वाणिज्य। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। इसके अलावा 13 हो गया था व्यापार। 14 में क्या है, एस से वित्त हो गया, व्यापार हो गया, और यहां पर वित्त व्यापार। एस से हो जाएगा हमारा सेवाएं, जो लोक सेवा है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अर्थात संघ और राज्य की सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। 14A में ए से अधिकरण ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए हैं, जैसे कि हरित न्यायाधिकरण एक ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण। इसके अलावा अगर हम बात करें 15N से निर्वाचन, तो निर्वाचन आयोग अगर कोई पूछे तो संविधान के भाग 15 में है, और मैंने आज अनुच्छेद का भी अभी डिस्कस किया था, आपको याद हो, 324 में है। 16 इस वजह से क्या बनेगा, कुछ विशेष प्रावधान है कुछ क्षेत्रों के लिए, विशेष उपबंध। 17 जो संविधान का भाग, इसमें राजभाषा, राज से हो जाएगा राजभाषा, राजभाषा। 18 में आ से आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध बोल लीजिए, आपातकालीन प्रावधान। 19 में पैसे प्रकीर्ण, ये लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 20 में से संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। 21 में ए से अस्थायी और संक्रमणी जो क्षेत्र हैं, अस्थायी और संक्रमणशील जो क्षेत्र हैं, सॉरी, अस्थायी संक्रमणशील क्षेत्र, उनके रिगार्डिंग प्रबंध है। भाग 22 में एस मतलब संक्षिप्त नाम, संविधान का हिंदी अनुवाद, उसके संबंध में बात की गई है।
संक्षिप्त नाम हिंदी अनुवाद। तो आपने देखा संविधान के 22 भाग, वैसे 25 हैं, मूल रूप से 22 हैं। तो संविधान के सभी भागों को हमने डिस्कस किया। इसके पहले हमने संविधान की 12 अनुसूचियों को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखा। अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमने किस देश के संविधान से क्या क्या लिया है। वो भी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है वनडे एग्जाम में, बाकी आप उसको मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम एक बार उसको भी। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि हमने किस देश से क्या लिया है अपने संविधान में। विभिन्न स्रोत, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संविधान के विभिन्न स्रोत। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्रोत, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रावधान। हमने क्या लिया है, टेबल की तरह आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अगर हम बात करें जो हमने 1935 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, उससे हमने क्या क्या लिया है। एक तो संघीय व्यवस्था ली है, संघीय प्रणाली, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध भी यहाँ से भी हमने लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनका डिस्कस कर रहे हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने अमेरिका से क्या लिया है, तो देखिए अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। एक तो मौलिक अधिकार लिए हैं, एक न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, अपने नाम में स्वतंत्र संस्था है। इसके अलावा हमने न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो पद्धति है वो भी हमने इसे ली है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने इसे ली है। बात करें अगर ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, वहाँ से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली ली है, संसदीय प्रणाली। एक कानून का शासन, विधि का शासन होना चाहिए देश में, कानून से ऊपर कुछ नहीं है, ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा हमारे देश में एकल नागरिकता, आपको मैंने बताया था अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आप किसी राष्ट्र के तो नागरिक हैं ही, लेकिन आप जिस राज्य में रहते हैं अमेरिका में, आप वहाँ के भी नागरिक हैं, इसलिए आपको दोहरा लाभ मिल रहा है, केंद्र सरकार से भी लाभ मिल रहा है, राज्य सरकार से भी। लेकिन ब्रिटेन में, भारत में ऐसा नहीं है। तो एकल नागरिकता ये भी हमने यहीं से लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरलैंड, यहाँ से हमने डीपीएसपी लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी हमने इसे लिया, वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, मेनली यही पूछा जाता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। आयरलैंड की बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें
कनाडा से हमने क्या लिया है, संघीय व्यवस्था ली है, संघीय व्यवस्था जो 1935 के एक्ट में भी पहले से थी, यहाँ से हमने इसके संशोधित रूप को लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमने लगभग 60 देशों के संविधान का विश्लेषण करने के बाद अपने संविधान का निर्माण किया है, और अलग अलग देशों से हमको जो भी उनके संविधान से महत्वपूर्ण लगा वो हमने लिया है। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि देश में जो संविधान बना है वो उधार का संविधान है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो संविधान के मूलभूत तत्व हैं वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में किसी एक देश के नहीं हो सकते, वो सभी के लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ये लिया, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसएसआर से, जो अब का रूस है, पहले वो अनेक देशों का समूह था, तो यूएसएसआर उसको बोलते थे। रूस से हमने क्या लिया है, एक तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं, एक जो हमारे पास प्रस्तावना में न्याय है, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय, वो भी हमने रशिया से लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, हम लोकतांत्रिक होने के साथ साथ गणतांत्रिक भी हैं, अर्थात जनता का शासन तो है ही, लेकिन हमारे देश का जो मुखिया है, सर्वोच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति है, वो भी उत्तराधिकारी पद्धति से नहीं चुना जाता। ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, वहाँ पर क्या है, राजशाही है। लोकतंत्र तो वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर उत्तराधिकार के द्वारा राजा चुना जाता है, वहाँ पर राजा होता है बेसिकली। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो जनता का ही प्रतिनिधि है, जनता एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उसको चुनती है। तो फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। इसके अलावा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं, ये भी हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा बच गया हमारा, मैं दो यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मनी का जो वाइमर संविधान था, उससे हमने क्या लिया, आपातकालीन उपबंध। जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में आपातकालीन उपबंध है वो हमने लिया। जापान की अगर हम बात करें तो जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो हमारे देश में सामान्यतः फॉलो होती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमने अनेक देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया 1935 के एक्ट से, यूएसए से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जर्मनी से, जापान से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं, और उनसे लिए गए जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रावधान हैं हमने जो लिए हैं संविधान में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।